हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उन सभी को हम देखेंगे। तो इसमें आज के वीडियो में हम देखेंगे अमाशय के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में, और साथ ही पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर के बारे में। वो क्या होते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इसका बनावट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले में है आपका अमाशय। जो अमाशय है आपका, यह आहार नल का सबसे चौड़ा भाग होता है। और अमाशय की आपकी जो आकृति अगर हम देखें तो अमाशय की आकृति आपका इंग्लिश के जी अक्षर के जैसा होता है। और यह जो कि आपको ग्रास नली के जहाँ अंत से और छोटी आंत के शुरू वाले भाग के बीच तक रहती है। और इसे जो आपका कह लीजिए कि 4 भाग में बांटा गया है। फिगर में आपको बताएंगे कि किस तरह से अमाशय की स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले इसके देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है अमाशय को। सबसे पहला क्षेत्र आपका कार्डियक रीजन। कार्डियक क्षेत्र तो कहता है कि यह जो स्टमक का सबसे पहला भाग होता है और यह ग्रास नल के कार्डियक स्पिंचर से जुड़ा रहता है। तो कार्डियक स्पिंचर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर आपका ग्रास नली खत्म होती है और आहार अमाशय का भाग शुरू होता है। तो उस जो आखिरी पॉइंट है ना ग्रास नली का, उस आखिरी पॉइंट को हम लोग कहते हैं कार्डियक स्पिंचर। दूसरा है आपका फंडस, और तीसरा बॉडी, और चौथा है आपका पाइलोरिक रीजन। तो जो आपका पाइलोरिक रीजन होता है, यह आहार नल का सबसे ही लास्ट वाला पार्ट होता है और इसे 2 भाग में बांटा गया है, जिसे कह सकते हैं पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनल। तो जो आपका पाइलोरिक कैनल है, ये कह लीजिए कि जब आहार नल आपका डिओडेनम के भाग से जुड़ता है तो वहाँ पर जो जुड़ाव होता है उसे हम लोग पाइलोरिक स्पिंक्चर कहते हैं। और ये जो क्या करता है आपका अमाशय में जो आपका अधपचय का भोजन होता है उसे वापस आने से रोकता है। अगर फिगर की बात करें तो ये जो आपका यहाँ पे से मुड़ाव है, यही आपका कहलाता है कार्डियक स्पिंक्चर। ये क्या करता है, आपके ऊपर आपकी ग्रास नली हो जाती है और ये आपका पूरा अमाशय है। और देखें तो ये आपका ये जो ऊपर का एरिया है इसे हम लोग फंडस कहते हैं। बाकी इतना सारा एरिया आपका बॉडी कहलाती है। और यहाँ से आप कह लीजिए कि आपका डिओडेनम शुरू होता है इस एंगल से, और ये जो यहाँ पे संकरनुमा जो रास्ता है इसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्चर। और ये जो है यही आपका जब यहाँ से पचा हुआ भोजन आगे निकल जाता है, इस पाइलोरिक स्पिंक्टर की वजह से इसमें पचा हुआ भोजन वापस नहीं जा पाता है। और देखिए ये आपका स्टमक का टोटल 3 लेयर में बनी हुई रहती है। म्यूकोसल स्ट्रमा को सबसे ऊपरी परत होती है आपका, वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर। दूसरा आपका ऑविस्कुलर लेयर एंड तीसरा ऑब्लिक्यू लेयर। तो ये आपका टोटल 3 लेयर होती है। हम बात करें ये जो छोटे छोटे बने हुए रहते हैं इस तरह के घुमावनुमा संरचना, तो इसे हम कहते हैं रफ ऑफ म्यूकोसा। और इसी में आपका भोजन का संकुचन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को बांटा जाता है। और ये जो आपका इस तरह का जो कर्व है आपका, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर, क्योंकि ये बड़ा कर्व बना हुआ है इसलिए हम लोग इसे ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। जबकि ये जो आपका कर्व होता है छोटी वाली को, इसे हम लोग कहते हैं लेजर कर्वेचर। तो ये जो है आपका जो आपका ग्रेटर कर्वेचर है वो कॉन्वेक्स के समान होती है, और जो आपका लेजर कर्वेचर होती है वो आपका कॉनकेव के समान होती है। तो ये था आपका स्टमक। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा ये फिगर को। बाकी हम आगे देखते हैं स्टमक किस तरह से बनावट इसका होता है और इसका कार्य देखेंगे इसका। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर अमाशय की घुमावदार सतह को
जो कॉनकेव के समान होती है उसे लेसर कर्वेचर, और जो कॉन्वेक्स के समान होती है उसे ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। तो अब हम देखेंगे वॉल्स ऑफ स्टमक यानी कि अमाशय की दीवार। तो कहता है आपका जो अमाशय की दीवार होती है टोटल 4 परतों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे हम लोग एक्सटर्नल सीरस लेयर कहते हैं, दूसरा म्यूकोसल लेयर एंड तीसरा सब म्यूकोसल लेयर एंड चौथा म्यूकोसल लेयर। तो अमाशय की दीवार अलग लेयर में होती है। तो एक्सटर्नल सीरस लेयर ये सबका सबसे बाहरी परत होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, बस ये आपको कह लीजिए कि अमाशय को बाहरी आघातों से बचाती है, एक्सटर्नल सीरस लेयर और मस्कुलर लेयर। और जो आपका सब मस्कुलर लेयर होता है इसमें आपका लिम्फ और ब्लड वेसल्स होते हैं यानी कि रक्त वाहिनी। और जो आपका म्यूकोसल लेयर होता है इसमें ये आपका अमाशय की सबसे भीतरी दीवार होती है, जिसमें इसका काम होता है कि आप जितने भी बचे हुए इसका काम होता है कि जितने भी भोजन में से आप पौष्टिक पदार्थ का अवशोषण कर सकते हैं उसका अवशोषण कर लेना है। तो इसका कह लीजिए कि अवशोषण करना म्यूकोसल लेयर का महत्वपूर्ण काम है। और जो इसकी भीतरी दीवारें होती है इस पर हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है ना जो आपको पेट में गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करती है, और गैस्ट्रिक जूस में आपका पता ही HCl आपका होता है, और यही गैस्ट्रिक जूस की वजह से भोजन को पचाया जाता है। और इसी लेयर में आप कह लीजिए कि एक सेल्स पाई जाती है जिसे हम लोग जी सेल कहते हैं, और ये जी सेल का काम होता है गैस्ट्रिक हार्मोन का स्रावन करना। अब देखेंगे अमाशय के कार्य क्या क्या है। तो अमाशय का सबसे पहला काम है आपका भोजन को ग्रहण करना। कार्डियक स्फिंक्टर्स द्वारा जो भी हम लोग भोजन को मुख में लेते हैं और मुख में छोटे टुकड़ों में बंटने के बाद वो ग्रास नाली होते हुए हमारे अमाशय तक पहुंचती है, जहाँ पे आगे कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू आती है। और उसके बाद क्या किया जाता है, वहाँ पे उसे गलाया जाता है और आपस में ही मिक्स किया जाता है अच्छे से। जितने भी जो जूस वगैरह निकलते हैं अमाशय की दीवार से उसे पूरे भोजन में मिलाया जाता है। उसके बाद जो कि भोजन में मौजूद जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी चीज़ें उन सबको डाइजेशन कर लेना और फिर उनका अवशोषण करना, फिर गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करना और बैक्टीरिया का प्रवेश को उससे रोकना। ये गैस्ट्रिक जूस का एक और कार्य है, भोजन तो पचाता ही है, साथ साथ जितने भी जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उसे भी नष्ट कर देता है, और कह लीजिए कि हमारे अमाशय की दीवार खराब नहीं होती, इसके कारण क्षति नहीं पहुंचती कोई भी। और भोजन के अवयवों को कायम में बदलना। तो कायम उसे कहते हैं जब भोजन को कह लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और अधपचा भोजन पूरी तरह से पचा हुआ नहीं होता है, तो उसे हम लोग कायम कहते हैं। तो ये था आपका अमाशय, यह कितने क्षेत्रों में बटा होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, ये सब हमने देखा। तो अब देखेंगे हम लोग पैनक्रियाज के बारे में, जो अमाशय के ठीक नीचे होता है। कह रहा है जो पैनक्रियाज है, अब तो पैनक्रियाज आपका ना मतलब एक ग्रंथि है, ठीक है, और यह पीले कलर की होती है। आपको पता है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, और यकृत को डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कह सकते हैं, लेकिन वो एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। हमने आपको अपने वीडियो में यकृत का एक अलग वीडियो बना हुआ है, अगर आपको यकृत को समझना है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो कह सकते हैं कि पैनक्रियाज एक ग्रंथि है, और इसका जो वजन होता है वो 60 ग्राम होता है, और इसकी जो लंबाई होती है 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। और पैनक्रियाज को टोटल 3 भागों में बांटते हैं। हेड, जो सबसे ऊपरी सिर होता है उसे हेड, फिर नेक एंड देन टेल। तो ये आपका 3 सिरा में पैनक्रियाज को बांटा जाता है। ये देख सकते हैं, ये आपका पैनक्रियाज है।
तो ये है आपका पैनक्रियाज, ये एरिया पैनक्रियाज, ये आपका कह लीजिए कि ड्यूडेनम है, जिसमें स्प्लेनिक आर्टरी है जो ब्लड पहुंचाने का काम करती है। ये आपका स्प्लेन है। स्प्लेन में आपका कह लीजिए कि ये आपका रक्त को भंडारण करने का काम करता है, इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लेन में ही आपको लिम्फोसाइट्स का निर्माण किया जाता है और एरिथ्रोसाइट्स को ख़त्म करके, नष्ट करके उन्हें यही कह लीजिए कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए इसे हम लोग कह लीजिए एरिथ्रोसाइट्स का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये आपके पित्त वाहिनियाँ हैं जो पैनक्रियाज से जो भी आपका हार्मोन्स वगैरह सेक्रेशंस होते हैं, जितने भी बनते हैं लिक्विड्स, वो सभी को ड्यूडेनम में डाला जाता है। ये आपका पैनक्रियाज का बाइल डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, यही आपका गॉल ब्लैडर से भी आती है, ऊपर में इसके ऊपर गॉल ब्लैडर रहेगी आपकी। और ये कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाज से भी निकलने वाले स्राव को ड्यूडेनम में डाला जाता है। ये आपका ड्यूडेनम है, इसे हम लोग छोटे छोटे निकले हुए हैं, इसे हम लोग पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और अगर इसमें ये जो छोटा है, इसे जूम करके देखा जाए आइसोलेट्स में, तो इनमें आपका अल्फा सेल, बीटा सेल होते हैं। आपका अल्फा सेल हो गया, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है, ये बीटा सेल एंड एक्सोक्राइन एडनस। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें पैनक्रियाज का, तो पैनक्रियाज आपका एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की ग्रंथि होती है। तो बात आती है एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे करते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड को कहेंगे जो कह लीजिए कि अपना स्राव को ना टारगेट ऑर्गन तक नलिकाओं के माध्यम से पहुंचाती है। मतलब जो वैसे ग्रंथि जो अपनी उत्पन्न होने वाले स्राव को नलिकाओं के माध्यम से जिस ऑर्गन तक भी पहुंचाने की जरूरत होती है वो उसे पहुंचाती है, तो इसे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, यानी कि पहनीमय ग्रंथियाँ। और जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड को कहेंगे जो अपने स्राव को सीधा रक्त में या फिर लसिका में मिक्स कर देती है और उसके बाद उस रक्त के द्वारा ही शरीर के जिस भी भाग में जरूरत होती है उस भाग में पहुंचाया जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो भी स्राव उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले टॉपिक में अच्छे से समझेंगे इसे। तो पहले इसका हम एक्सोक्राइन पार्ट देख लेते हैं। तो एक्सोक्राइन पार्ट कर लीजिए, तो कहता है कि पैनक्रियाज में ना जब ढेर सारी छोटे छोटे लोबल्स की बनी हुई रहती है और ये लोबल्स आप उसकी दीवारों में होता है जो सेक्रेटरी सेल्स के बने हुए रहते हैं और इनसे ही स्राव निकलता है। और ये निकलने वाले स्राव क्या करते हैं, तो एक्सोक्राइन ग्रंथि होता है कि इसमें ना आपका छोटे छोटे लोबल्स बने हुए रहते हैं और ये जो लोबल्स इस तरह से बने हुए रहते हैं ये अपना स्राव को सीधा इस नलिका में मिक्स करते हैं, जैसे हम लोग पैनक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं। और ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है आपको सीधा ड्यूडेनम में जाती है और जाने से पहले ये आपका कह लीजिए कि कॉमन बाइल डक्ट एंड हेप्टो पैनक्रियाटिक एम्पुला में मिल जाती है। और कहता है कि इसी ग्रंथि से आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है जो आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में काफ़ी मददगार होता है। नेक्स्ट आपका एंडोक्राइन पार्ट कहता है कि यहाँ पर क्या होता है ना, सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं, जैसे फिगर में दिखाया था आपको, इससे हम लोग आइसलेट्स कहते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंग्रैंस। और ये ग्लैंड आपका नलिका भी होता है, जैसा बताया हमने एंडोक्राइन में कोई भी नलिका नहीं होती, ये सीधा अपना इस तरफ को रक्त में या फिर लसिका में डालते हैं। उसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड एस सेल, सॉरी डेल्टा सेल है ये। तो अल्फा सेल है जो आपका क्या करते हैं, ग्लूकोजन हार्मोन का स्त्रवण करती है और ये ग्लूकोजन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है और जो उतने भी
फैट आपका एकत्रित होता है, जब जरूरत पड़ती है तो उसे वापस ग्लूकोज में बदल देती है। तो रक्त में क्या करती है अल्फा सेल, तो रक्त में ग्लाइकोजन की मात्रा को बढ़ाती है, फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और जितने भी फैट होते हैं उसे भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट आपका बीटा सेल, इससे हम लोग इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है और इंसुलिन हार्मोन क्या करती है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करती है। एक्सेस हो गया तो आपको शुगर वगैरह की बीमारी हो जाएगी, इसलिए आपको रक्त में ग्लूकोज का मात्रा मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। फिर ये क्या करती है, आपका ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा हो गया फिर उसे ग्लाइकोजन में ही कन्वर्ट कर देती है और वसा को फैटी टिश्यू में कन्वर्ट कर देती है, जिसे चर्बी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डेल्टा सेल, तो कहता है कि सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का स्रावन करती है। तो ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन आपका क्या करता है ना कि इंसुलिन और ग्लाइकोजन के स्राव को रोकता है। अगर यह दोनों अनियमित मात्रा में स्रावन होने लगे तो फिर ये भी हानिकारक है। तो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है आपका अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स से उत्पन्न होने वाले ग्लूकोजन और इंसुलिन हार्मोन के स्रावन को कंट्रोल में रखता है। अब हम देखेंगे पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, ये होता क्या, तो ये तो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है आपका। पित्ताशय जिससे शरीर में पित्त का निर्माण भी किया जाता है। तो कहता है आपका कि पित्ताशय है आपका एक नाशपाती के आकार के थैलीनुमा संरचना होती है। अगर पूछेगा कि पित्ताशय के साइज आकार कैसा होता है, तो पित्ताशय की आकार आपका नाशपातीनुमा होती है और इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है और यह कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहता है। और इसकी सिचुएशन देखें तो हम यह लीवर के पीछे वाले भाग में स्थित होता है और जहाँ इसके 30 से 50 ml तक पित्त को यानी कि बाइल्स को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। इसे भी 3 भागों में बांटा जाता है, फंडस, बॉडी और नेक में। तो ये आपका जो सबसे नीचे का एरिया है गॉल ब्लैडर का, इसे फंडस कहते हैं। ये एरिया आपका बॉडी कहलाती है, जबकि ऊपर वाला एरिया आपका नेक कहलाता है। बाकी ये सब आपकी वाहिनियाँ हैं। कहते हैं सबसे पहला पार्ट होता है जो फंडस, वो क्या करता है, ये सबसे निचला भाग आपका फंडस कहलाता है जो चारों तरफ पेरिटोनियम से घिरा हुआ रहता है। दूसरा पार्ट है आपका बॉडी, तो ये कह लीजिए कि बीच का सेंटर वाला पार्ट है जिसे हम लोग यकृत से सीधा संपर्क में देखेंगे। ये जब भी रहेगा पर सीधा यकृत से कनेक्टेड रहता है। और जो सबसे ऊपरी पार्ट होती है यानी कि ग्रीवा, जिसे नेक भी कहते हैं, तो ये सबसे पित्ताशय का सबसे संकीर्ण भाग होता है और यह कास्टिक डक्ट से जुड़ा हुआ रहता है। तो अलग अलग वाहिनियों से सब जुड़ा हुआ रहती है और हर जितने भी कह लीजिए कि जगह से पित्त बनता है उसे यही स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इसकी लेयर, हम देखें कितने लेयर बनी रहती है, तो ये भी टोटल 3 लेयर की होती है, जिसमें सबसे बाहरी पता आपका बाहरी सिरमी या पेरिटोनियल लेयर और पेरिटोनियल लेयर से घिरा हुआ रहता है आपका फंडस। सेकंड नेक्स्ट है आपका मध्यपेशीय परत एंड लास्ट आंतरिक श्लेष्मिक परत। और इससे ब्लड है आपका कास्टिक आर्टरी सप्लाई करती है और जबकि नर्व आपका पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स द्वारा सप्लाई किया जाता है। और सब काम के देखा तो सिंपल सा बात है, गॉल ब्लैडर नाम से पित्ताशय यानी कि सब कुछ पित्त को मैनेज करने का काम होता है, यानी कि बाइल को संघन करना, स्टोर करना, फिर पित्त को कम करना, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसकी मात्रा को कम करना और पित्त को गाढ़ा कर रखना, उससे पतला नहीं होने देना। फिर कह लीजिए अगर ऐसा होता तो फिर वो शरीर का फंक्शन नहीं हो पाएंगे। तो धन्यवाद, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो फिर आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि जीएम की एग्जामिनेशन बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तो जो भी फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एक प्रॉपर सिलेबस वाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बैच कह लीजिए शाम में या फिर सुबह में रखेंगे, जैसा हम आपको टाइम बता देंगे। और ये बैच आपका कह लीजिए रेगुलर कंटिन्यू चलेगा आपकी 4 पेपर की, बायोलॉजिकल साइंस,
फिर फंडामेंटल्स एंड कम्युनिटी और सोशोलॉजी या साइकोलॉजी जो भी है इसमें। तो इन सभी चारों टॉपिक को हम आपको डिटेल से कल जी टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। ये वाले वीडियोज़ में आपका कर लीजिए कि किसी भी स्टूडेंट के लिए प्रॉपर वीडियो नहीं है अवेलेबल है कि हर चैप्टर का आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलता चला जाएगा। तो वो वीडियो बिल्कुल सीरियस होगी, बिल्कुल रेगुलर वाइज होगी। तो आप हम लोग से जुड़े और उसका सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे एग्जाम के बाद, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो फ्री हो जाए और जो भी न्यू एडमिशन है वो भी आराम से कनेक्टेड हो सके हम लोग से। और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बस उनके लिए हम अब कर लीजिए कि 4 पेपर के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव का सेट ले आएंगे 4 दिन के लिए। आपको बस कुछ नहीं करना है, जाने से पहले सेट को देख लेना है, कर लीजिएगा आपके ऑब्जेक्टिव लगभग बन ही जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बाहर से आती नहीं है। तो वो वीडियो हम आपको इसके बाद अपलोड मारने वाले हैं, तो आप लोग उस टॉपिक को देख लीजिएगा। और बाकी जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर जिनका 2023 में एडमिशन हुआ है वो बेशक हमारे साथ जुड़े और उनसे भी कल GNM के एग्ज़ाम के बाद कल 21 मई के बाद आपकी प्रॉपर रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको नोटिस पहले दे दिया, क्योंकि बाद में किसी बच्चे को छूट नहीं जाए। और बेशक आपका सिलेबस भी टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको बता देंगे कौन मंथ है, आपको सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करके दे देंगे और आपको बेशक सब कुछ मिल जाएगा सारे डाटा। तो जुड़े हमारे साथ, धन्यवाद।